Hello guys, welcome to my channel Ayur Vidya Uttam Vidya. Today we will learn about protein energy malnutrition, continuing with our previous topic nutritional deficiency disorder. This is also called first national nutritional disorder or primary nutritional disorder and body depletion disease because it restricts the growth. इसके जो कार्डिनल डिटर्मिनेंट्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, जैसे कि लो फूड इनटेक करने पर, लो बर्थ वेट आने पर और इन्फेक्शंस। ये 3 फीचर्स मिलते ही मिलते हैं किसी भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिटेड चाइल्ड में। तो मोस्टली ये चिल्ड्रंस में ही होती है। ठीक है, तो अब इसके डिवीजन्स, इसकी सिवियरिटी बेस्ड जो है वो 2 डिवीजन्स हैं, एक मॉडरेट और एक सीवियर, और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, अगर इसकी एपिडेमोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है वो ओनली 10% चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 24 months हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इनटेक। तो सिर्फ 10% ही हैं जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, बाकी सब जो है वो न्यूट्रिशनल हंग्री के क्रिटिकल फेज में आते हैं। तो 0.46% ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड occurs due to PEM, protein energy malnutrition diseases। तो ऐसा ये सर्वे 2002 में हुआ था। मेन मेरेस्मस एंड क्वेश्योकर 2 ही डिजीज़ चिल्ड्रंस में देखी जाती हैं। तो अब हम इसके डिवीजन्स को बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरेस्मस, ये डिजीज़ जो है 6 months to 1 year के चिल्ड्रंस में मिलती है। और नेक्स्ट जो क्वाशियोकर है दैट इज़ इन 12 months और मोर, और अप टू 4 years के बच्चों में ये देखी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये सीवियर एनर्जी एंड प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज़ है। इसमें एनर्जी लेवल तो मॉडरेट रहता है बट सीवियर प्रोटीन डेफिसिट होता है। तो इसमें दोनों की डेफिशिएंसी है और इसमें मेनली सीवियर डेफिशिएंसी प्रोटीन की रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मेरेस्मस है उसमें क्या मिलता है हमें, सीवियर वास्टिंग इज़ द मेन साइन एंड सिम्टम। उसके शोल्डर ओनली स्किन और बोन अपीयर होती है बॉडी में, और थिन होता है पेशेंट। मेनली वास्टिंग कहाँ दिखती है, शोल्डर, आर्म्स, बटक्स एंड थाइस में। और बटक्स में इतनी ज़्यादा वास्टिंग दिखने की वजह से एक अपीयरेंस आती है बैगी पैंट्स अपीयरेंस, दैट इज़ लूज पैंट्स। नेक्स्ट है नो फैट और एडिमा। इसमें कहीं भी पूरी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता, पूरी तरह से वास्टिंग होने की वजह से कोई फैट या एडिमा नहीं दिखता। इसमें जो है मोंकी फेसेस लाइक अपीयरेंस आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बकल फैट होता है पेशेंट के फेस का, उसका लॉस हो जाता है। लॉस होने की वजह से रिंकल्ड फेस हो जाता है जिसको मोंकी फेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें फ्रिक्वेंट वाटरी डायरिया और एसिड स्टूल्स एग्जामिनेशन करने पर दिखते हैं, और पेशेंट का जो फेस है एकदम एंजियस सा होता है। तो ये हो गया हमारा मेरेस्मस। नेक्स्ट जो सेकेंड हमारी डिजीज़ है क्वेश्योकर, इसमें क्या होता है दैट इज़ पिटिंग एडिमा इज़ द मेन साइन एंड सिम्टम। हमें पिटिंग एडिमा मेनली स्टार्ट कहाँ से होता है, लेग्स, देन गोज टू फीट एंड देन स्प्रेड्स ग्रेजुअली ओवर ऑल बॉडी पार्ट्स लाइक एब्डोमेन, फेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें भी मसल वास्टिंग होती है। ठीक है, इसमें मसल वास्टिंग होती है, वीकनेस होती है। ऐसे नहीं है कि एडिमा है तो मसल वास्टिंग नहीं होगी। इसमें मेन जो है मिसलीडिंग क्या रहती है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो एडिमा की वजह से लुक्स हेल्दी दिखता है, और उसमें हेल्दीनेस होने की वजह से और नो साइंस ऑफ हंगर, उसे भूख नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को या जो भी केयर टेकर है उसे पता नहीं चल पाता कि उसे माल न्यूट्रिशन डिजीज़ है। इसमें भी मसल वास्टिंग होती है, वीकनेस होती है, चाइल्ड अनेबल टू स्टैंड, कांट स्टैंड, एंड स्किन लेशंस देखने को मिलते हैं और बर्न्स जैसे लेशंस इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिसपिगमेंटेशन हो जाती है स्किन में, स्किन फ्लेक्स, स्किन जो है पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सभी जितने भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं वो इन दोनों डिजीज़ से एसोसिएटेड होने के वजह से उनके भी साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं।
नेक्स्ट है मेन, इसमें फ्लैग साइन होता है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैग साइन? अल्टरनेटिव बैंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेड एंड नॉर्मल पिगमेंटेड हेयर. ठीक है, तो हेयर का एक अल्टरनेटिव बैंड, जैसे कि इधर वाइट एंड देन हाइपर पिगमेंटेड और ये नॉर्मल. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव बैंड्स दिखते हैं इसमें, इसको फ्लैग साइन बोलते हैं. और नॉर्मली जो हेयर होता है उसका लस्टर ख़त्म हो जाता है और ईजिली प्रिकेबल होता है, मतलब बहुत लूज हो जाते हैं. तो अब नेक्स्ट है इसमें फैट शुगर बेबी अपीयरेंस दिखती है बिकॉज ऑफ एडिमा ऑन फेस. नेक्स्ट एसोसिएटेड डिजीज़ इसमें बहुत सारी रहती हैं, जैसे कि चिलोसिस, जिसमें चिलोसिस क्या होता है, जब माउथ के एंड्स पे क्रैक्स आ जाते हैं. स्टोमाइटिस, जिसे मुखपाक भी बोलते हैं. ठीक है, और सीवियस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की और रिनल फंक्शन की डिजीज़ अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें क्या है कि अगर ये जो है ना लाइफ, अगर जो 2 डिजीज़ हमने अभी कही है, अगर वो सीवियरिटी तक पहुंच जाती हैं तो उसे बोलेंगे सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग अंडर न्यूट्रिशन होता है. मेन फीचर जिसके रहते हैं, वेट फॉर हाइट इज लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था. ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. नेक्स्ट है उसका बायपेडल एडिमा और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो लेस देन 11.5 सेंटीमीटर हो जाती है. तो नॉर्मल पता होनी चाहिए, नॉर्मल होती है 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कि इसके साथ जो है ना सीरियस इन्फेक्शंस एसोसिएटेड होते हैं. इसमें एक सीवियरिटी की तरफ जाती है, जैसे कि डायरिया, निमोनिया, सेप्सिस, मलेरिया और अदर स्किन इन्फेक्शंस. अब हम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट के लिए हमें उस डिज़ीज़ की सिवियरिटी, इन सब को इवेल्युएट करना ज़रूरी है. सबसे पहले नोट करना है, एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिवियरिटी देखेंगे, सिस्टमिक इन्फेक्शंस कौन से एसोसिएटेड हैं लाइक टीबी. उसके अकॉर्डिंग सिवियरिटी के बेसिस पे होम मैनेजमेंट हो सकता है या हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा. विटामिन डेफिशिएंसी होने पर हम सभी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट देंगे. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग IV फ्लूइड इनटेक एडमिनिस्टर किया जा सकता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्यूएशन करने के बाद अगर मॉडरेट कंडीशनल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें सिवियरिटी को देख के ट्रीटमेंट करना है. तो अगर मॉडरेट कंडीशंस है हमारी, तो सबसे पहले एडिक्वेट इनटेक होना चाहिए. WHO ने डिसाइड किया है कि 150 किलो कैलोरी पर kg पर डे एनर्जी इज इनफ टू रिकवर फ्रॉम द अंडर न्यूट्रिशन डिजीज. नेक्स्ट, फ्रिक्वेंट फीडिंग करनी है, अप टू 7 टाइम्स भी फ्रिक्वेंट फीडिंग्स इन स्मॉल अमाउंट्स करा सकते हैं. नेक्स्ट है स्मॉल प्रोटीन इंटेक इज सफिशिएंट. एनर्जी इंटेक तो फुल करना है 150, लेकिन अगर हम स्मॉल प्रोटीन इंटेक भी कराते हैं दैट इज़ इनफ, जैसे कि 3 ग्राम पर kg पर डे देना है. इसमें मोस्टली मिल्क और एनिमल सोर्सेज से जो प्रोटीन प्रोवाइड होता है उसे ही प्रेफर किया जाता है. और ये जो मिल्क होता है ये नॉर्मल नहीं होता, इसमें ये थेरेपेटिक डाइट्स के लिए जो मिल्क यूज़ होते हैं F75 एंड F100. जो F75 होता है दैट इज़ स्टार्टर फॉर्मूला. ये फोर्टिफाइड या थेरेपेटिक मिल्क होते हैं जो अंडर न्यूट्रिशन को फ्रिक्वेंटली कवर करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इसको 2 आवरली, 3 आवरली, 6 आवरली अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी इसे देना चाहिए फीडिंग के लिए. ओके, और जो F100 होता है उसे कहते हैं कैचअप फार्मूला, यानी जब उसको फॉलोअप करना है, मतलब फास्टिंग को कवर करना है. नेक्स्ट है फैमिली काउंसलिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सपोर्टेड. कोई भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर डिजीज़ जहाँ पर नोटिस की गई है PEM, वहाँ पे फैमिली की काउंसलिंग करें और उसे कौन कौन से फूड इंटेक करने हैं ये सब डिस्कस करें. नेक्स्ट, पीरियोडिक मॉनिटरिंग और चेकअप्स जो है रेगुलर इंटरवल्स पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो मॉडरेट कंडीशन में प्रिंसिपल रहता है वो रहता है वेट गेन का, और वेट गेन के लिए ही ये सारे स्टेप्स करने चाहिए. नेक्स्ट है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन डिजीज़. अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइंस जो कि 2013 में अपडेटेड हुई हैं,
किसी भी सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन को दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट किया जाता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद नेक्स्ट डाइटरी मैनेजमेंट करना है और उसके बाद रिहैबिलिटेट, नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ के लिए रिहैबिलिटेशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ इनिशियल स्टेबलाइजेशन फेज़। इनिशियल स्टेबलाइजेशन फेज़ के अंदर मतलब कि कोई भी इमरजेंसी या इसमें कॉम्प्लिकेटेड सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में हमें स्टेबलाइज करने के लिए जो भी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, अभी उसे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में RUTF रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, अभी जो F75 एंड F100 और अदर फोर्टिफाइड और विटामिन्स मिनरल्स रिच जो फूड होता है उसे ही मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। रिहैबिलिटेशन इज़ द रीबिल्डिंग ऑफ वर्स्टेड टिश्यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, लाफ्टर, इन सबको ऐड करके बैक टू नॉर्मल लाइफ कराना। नेक्स्ट, अब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंगली जैसे भी जो भी सिम्टम्स आएंगे एमरजेंसी वाले, उसको डिस्कस करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो ये फर्स्ट 3 हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन, ये जो है ट्रायड्स में होते हैं, मतलब ये तीनों एक साथ ही मिलते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। ठीक है, बिकॉज एक दूसरे को कॉज करने वाले। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्फेक्शन। तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या देना है, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो 10% ग्लूकोज और सुक्रोज सॉल्यूशन ऑरल और बाय नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। सिम्प्टोमेटिक होने पर 10% डेक्सट्रोज IV दे सकते हैं। हाइपोथर्मिया में उसे वार्म क्लोथ्स में रखना है, लेकिन रैपिड रिवार्मिंग नहीं करनी क्योंकि बॉडी के जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब कर देगी। और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद मदर रखना है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लस ये जो इन्फेक्शन है वो मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, PEM में, और फीवर एब्सेंट रहता है तो डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट, पेरेंटल एम्पिसिलिन दे सकते हैं, ऑरल भी दे सकते हैं, एमिकेसिन वगैरह, और इसकी डोज 7 डेज तक देनी है। डिहाइड्रेशन में रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS प्लस पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी होने पर, डिस्टर्ब होने पर डे 1 पे 15% मैग्नीशियम सल्फेट का डोज IM वंस देना है, देन उसे कंटिन्यू करना है विद लिटिल फेजेस। सप्लीमेंटल पोटेशियम देते हैं जिसकी डोज 2 वीक्स तक रहती है। और प्लाज्मा सोडियम जो है वो तो डिक्रीज़ हो गया बॉडी में, लेकिन बॉडी के अंदर का जो सोडियम है वो एक्सेस होता है इस टाइम पे, तो इसलिए डाइट में सॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, डे 1 पर विटामिन E का ऑरल डोज देना है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में। अकॉर्डिंगली एज ये कम होता जाएगा, अगर कम एज है तो 1,15,000 इंटरनेशनल यूनिट ये सब। ठीक है, तो फॉलिक एसिड का देना है हमें, जिंक देना है 2 mg पर kg पर डे। आयरन का इंटेक बढ़ाना है, अगर आयरन का इंटेक तभी देना है जब वेट गेन होना स्टार्ट हो चुका है। इनिशिएट फीडिंग, इनिशिएट फीडिंग मतलब अब नॉर्मल कंडीशन की तरफ आ चुका है चिल्ड्रन, और फ्रिक्वेंट स्मॉल फीड्स, और हमेशा प्रेफर करना है कि न्यूट्रिशियस होम मेड फूड ही प्रोवाइड करें। कैचअप ग्रोथ, कि अब जो भी फोर्टिफाइड जो फूड दे रहे थे उसने कितना कैचअप किया है उसको डिटरमाइन करके नेक्स्ट डोज चलानी है। सेंसरी स्टिमुलेशन क्या होता है, चेयरफुल एनवायरनमेंट में रखना बच्चे को, जैसे कि प्लेइंग वगैरह, और बहुत लविंग पैशनेट, मतलब टेक केयर करें पेरेंट्स। ठीक है, और फॉलोअप करना है कि अगर कोई भी डिजीज़ सबसाइड नहीं हो रही है तो फॉलोअप नेक्स्ट ट्रीटमेंट उसका क्या होगा। तो ये जो 10 स्टेप्स हैं, ये टोटल 10 स्टेप्स बताए गए हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में। धन्यवाद।